चलिए, हेलो एवरीवन। तो सो गए थे क्या? चलिए ध्यान से देखिए। आज कौन सा लेक्चर है? अपना लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़ लिया था? क्या हो गड़बड़ क्या? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा था फाइनाइट रॉड। फाइनाइट रॉड में हमें पता चला था कि हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक अगर रॉड है मेरे पास तो एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ई परपेंडिकुलर, जो कि कितना होता है? क्या था? के लेमडा अपॉन डी, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, दो एंगल्स। ठीक है, उसके बाद पैरेलल वाला कंपोनेंट देखा था। पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या होता था? के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये देखा था। फिर इसका ही इलिस्ट्रेशन देखा था आगे हम लोगों ने, जो कि था इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड में थीटा क्या हो जाता था? 90 डिग्री, है ना। और वहां पे सारे पैरेलल कंपोनेंट्स कट जाते थे, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचता था। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बचता था वो कितना आता था? 2 के लेमडा बाई डी, है ना, 2 के लेमडा अपॉन डी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेमी इनफाइनाइट रॉड को। सेमी इनफाइनाइट रॉड में मेरे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होता है, जो कि होता है के क्यू लेमडा बाई डी। पैरेलल कंपोनेंट भी होता है, जो कि होता है के क्यू लेमडा बाई डी। और नेट रिजल्टेंट जो आता है वो आता है √2 के लेमडा अपॉन डी। अच्छा, इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी रॉड के बारे में, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा था। फिर हम लोग पहुंचे थे कहां पे? रिंग के पास, है ना। तो रिंग में रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ये रिंग का होता था। उसके बाद हम लोगों ने समझा था डिस्क को। उसके बाद हम लोगों ने डिस्क को देखा था। डिस्क में क्या था फॉर्मूला? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में, हाँ, माइनस में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इनफाइनाइट चार्ज सीट को देखा था। किसको देखा था? इनफाइनाइट चार्ज सीट, जो कि किसका ही एक वो था, मतलब डेरिवेशन कह सकते हैं। कहां से निकला था वो? बड़े से डिस्क से निकला था, है ना। तो वो कितना आ रहा था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसकी वजह से? बहुत बड़े सीट की वजह से। यह एक बहुत बड़ा लेंथ है जिसके सामने जिसके बहुत छोटे आगे डिस्टेंस पे पूछ रहा हो। ठीक है, और हॉलो स्फीयर अपना रह गया था, तो हॉलो स्फीयर पढ़ लेते हैं। हॉलो स्फीयर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो चलिए हॉलो स्फीयर। टॉपिक है अपना हॉलो हेमिस्फीयर। स्फीयर क्या? हेमिस्फीयर, है ना। पूरा स्फीयर रहेगा तो हर तरफ से फोर्स लग के 0 हो जाएगा ना सेंटर पे। तो हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर समझते हैं आप? अच्छा, हेमिस्फीयर समझते हैं। कैसा होता है हेमिस्फीयर? हाँ, जैसे बॉल होती है ना, उस बॉल की तरह ही होता है हेमिस्फीयर। बॉल को आधा कट कर दिया तो जो आधा बचा है वो पोर्शन है वो क्या हो गया? हॉलो हेमिस्फीयर। बस अंदर से खोखला रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं उसको बनाऊं तो क्या कुछ ऐसे बनेगा वो। ये हो गया। ठीक, हाँ ठीक है। अब यहां पे जो इसका रेडियस होगा, कुछ एज्यूम करते हैं कि इसका रेडियस कुछ आर है। कितना है इसका रेडियस? आर। ठीक है, ये मान लेते हैं आर रेडियस है इसके पास। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हॉलो हेमिस्फीयर की वजह से। ठीक है, इस सेंटर पे कितनी होगी हॉलो हेमिस्फीयर की वजह से। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है ना। तो मैंने क्या किया? मैंने एक डिस्टेंस लिया। एक डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ यहां से। ये सारी डिस्टेंस कितनी होंगी? आर ही होंगी, है ना। तो मैंने
ये देखिए मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इस लाइन को मैं अब हटाता हूं क्योंकि ये भी आपके काम की कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ठीक है। ये हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके अंदर हम देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हॉलो हेमिस्फीयर के अंदर थीटा एंगल पे, ये कितना एंगल है, थीटा एंगल, थीटा एंगल पे मैंने क्या किया, एक डी थीटा एंगल ले लिया, थीटा एंगल पे मैंने एक डी थीटा एंगल ले लिया। अच्छा, ये एंगल हो जाएगा मेरे पास डी थीटा, आया, देखिए ये थीटा, ये डी थीटा। अब ये जो डी थीटा एंगल है, तो मुझे ये बताइए, अगर देखा जाए तो ये जो सरफेस है बाहर से क्या है, इसके लिए तो सर्कुलर ही होगा, है ना। तो ये थीटा है, ये डी थीटा है, तो रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये क्या एक छोटी सी आर्क है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, है ना। तो आर्क क्या हो जाएगी, आर इंटू थीटा। तो ये छोटी सी जो ये है, छोटी सी चौड़ाई, ये कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। नहीं आया, आया, ठीक। अब ये जो आर डी थीटा है, ये तो मान लीजिए मैंने एक सरफेस पे लिया, और ये ऐसे चारों तरफ होगी ना, इसके चारों तरफ होगी, यानी कुछ ऐसा, ये ऐसा, क्या ऐसा ही दिखेगा, है ना, थीटा एंगल पे, 3D में है, ठीक है। ऐसे आगे भी रहेगी और ऐसे पूरा पीछे भी घूम के रहेगी, ठीक, यानी कि ये वाला पोर्शन। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें और ड्रॉ कर देता हूं। ये जो है रेडियस है आर, ठीक है, बस इतनी बातें आप समझिए, इतनी चीजें आपको समझ आ गई। एक हेमिस्फीयर है, मैंने थीटा एंगल पे डी थीटा लिया, तो मुझे जो हेमिस्फीयर के सरफेस पे ये छोटी सी लेंथ मुझे मिली, वो मिलेगी मुझे आर डी थीटा, और ये आर डी थीटा जो है हेमिस्फीयर के चारों तरफ इतनी ही बनी रहेगी, है ना। तो ये जो एक स्ट्रिप है, ये क्या है, एक स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को उठा के मैं अगर यहां पे बना दूं, तो ये स्ट्रिप क्या ऐसे ही बनेगी, देखिएगा, बताइएगा, क्या ये स्ट्रिप ऐसे ही बनेगी, ये स्ट्रिप सर्कुलर ही होगी ना, ठीक है। ऐसे हर स्ट्रिप, हर सर्कल रखा गया, ठीक है। अब सुनिए, जो काम की बात है आप जो मुझे बताएंगे, इसका रेडियस मुझे बताइए, इसका रेडियस मुझे बताइए कितना होगा, ठीक है। ये चौड़ाई तो मेरे पता है, मुझे पता है कि ये आर डी थीटा है, ठीक है। ये जो चौड़ाई है पूरी, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये इसका रेडियस कितना होगा, नहीं, कैपिटल आर के टर्म्स में देखिए, थीटा एंगल है ना, ये ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अगर मैंने ये वाला कंपोनेंट तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, है ना। यहां से यहां दूरी कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, ये दूरी आर साइन थीटा, ये दूरी आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा पे ही तो सर्कल घूम रहा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर कॉस, क्लियर है ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अच्छा, क्या आपको दिख रहा है, ये एक रिंग है ना। और सुनिए, ये एरिया की बात कर रहे थे, एरिया की बात हम किस में करते हैं, सिग्मा में, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो क्यू चार्जेस पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट मुझे चार्ज किस पे निकालना है, सिर्फ इस पे निकालना है। तो ये इसमें क्या मान लेते हैं कि कुछ डीक्यू चार्ज होगा, है ना। वो डीक्यू चार्ज कितना होगा, यहां लिखते हैं, वो डीक्यू चार्ज कितना होगा आपका, मुझे जगह की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए शुरू से ही बनाते चलते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये यहां कर देते हैं और इसको यहां पे, ठीक है। इसी को मैंने फिर फर्दर यहां पे ड्रॉ किया, ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो जो DQ होगा मेरे पास, मैं लिखने जा रहा हूं, आप हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। ये DQ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा, ठीक है, कितना, सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, सब ऊपर से गया, आ गया, है ना। एरिया की बात करेंगे तो ये रेडियस तो आर कॉस थीटा है, तो 2 पाई आर, ये इसकी मुझे बाउंड्री वॉल मिल जाएगी, और इसमें मैंने आर थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये एरिया मिल गया, ठीक है। तो एरिया की बात हमेशा एरिया में ही करेंगे, ठीक। तो ये मुझे क्या मिल गया, डीक्यू चार्ज मिल चुका है, ठीक। अब मुझे बस क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आपको एक रिंग दिखाई दे रही है, इस रिंग की वजह से, ये रिंग यहां पे है, ये रिंग ऐसे यहां पे घूमी है, इसकी दूरी जो होगी, ये दूरी कितनी होगी, आर साइन थीटा, ठीक है। यहां सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, आर साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग मुझे पता है, मैंने अभी आपको बताया भी था, क्या हो जाती है, के क्यू
हाँ, यानी कि मैं लिख रहा हूं, आप बताइएगा। ये हो जाएगा आपके पास के, है ना, ये तो के होगा ही। डी क्यू चार्ज जो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से के डी क्यू, और यहां पे जो मान लेते हैं जो डिस्टेंस होगी वो होगी, हाँ ना बोलिए, ठीक है, के डी क्यू अपॉन डी, यानी कि डी डिस्टेंस है। अगला स्टेप देखिए, के डी क्यू कितना है मेरे पास, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स, अरे एक एक्स भी रहता है ना यहाँ पे, के क्यू एक्स अपॉन डी, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन डी, है ना। अच्छा, ये जो डी होगा आपके पास वो कितना होगा, सुनिए आप कंफ्यूज नहीं होइए, मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे ये लगता है कि सिंपल से करूंगा आप कंफ्यूज होंगे। आपने के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 पढ़ा है ना, उसी को यूज कर देते हैं, ठीक है। यहां से हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है ड्यू टू अ रिंग, ठीक है। यहां पे क्यू चार्ज नहीं है, यहां पे छोटा सा डी क्यू चार्ज है, तो के हो गया, ये डी क्यू हो गया, ये एक्स डिस्टेंस सेंटर से यहां तक की दूरी अभी आपने मुझसे कही थी कि ये हो जाएगी आर साइन थीटा, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा साथ में, आर साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस बार इसका रेडियस आर है या आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा, तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां से सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, आर साइन थीटा, इस बार तो एक्स नहीं है ना, इस बार आर साइन थीटा है, मैंने यूज भी किया है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का है ना, ठीक है, जो था मैंने फॉर्मूले के हिसाब से रख दिया, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी रिंग मिलकर बना देंगे पूरा ये एरिया। अब सुनिए, तो मैं कहूंगा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाएगा आपके पास, पकड़िएगा जरा इसको, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं लिख सकता हूं, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, तो 4 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहां से बचेगा सिग्मा, ऊपर क्या बचेगा सिग्मा साइन थीटा, या एक बढ़िया काम करता हूं, एक मेरे पास एक आइडेंटिटी मिल रही है, एक आइडेंटिटी होती है, आप लिख लीजिएगा, ये होता है साइन 2 थीटा। अगर कहीं पे साइन 2 थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको आप लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन 2 थीटा इसको लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास, के को रोके रहते हैं ताकि अगली लाइन में कंफ्यूजन हो, के सिग्मा, ठीक है, अभी लिखते हैं इसको 2 पाई को लिखते हैं, काटते नहीं एक साथ, आर स्क्वायर रहेगा ही, कॉस एक और क्या चीज, हाँ आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब, है ना, एक आर और है, तो ये आर क्यूब हो गया। 2 कॉस थीटा, 2 यहां से हटाते हैं, अब सिर्फ पाई को रखते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और साथ में बचा है डी थीटा, कुछ और तो नहीं बच रहा है, ठीक, अपॉन में ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, और इस पूरे की पावर 3/2। अच्छा, अब फिर से देखिए, तो मैं यहां से कहूंगा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, सुनिए, आप के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में से 4 बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक, तो यहां ऊपर क्या बचेगा आपके पास, सिग्मा बचेगा, आर क्यूब बचेगा, साइन 2 थीटा बचेगा, और डी थीटा बनेगा, ठीक है। नीचे वाले में देखिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, क्या ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर 3/2, यहां तक आया, ठीक, यहां से ये ई हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, यहां से मेरे पास ई हो जाएगा, ठीक है,
ये ध्यान से देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से सिर्फ आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, बहुत ध्यान से समझिए, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, आर क्यूब यहां भी हो गया और आर क्यूब यहां भी हो गया। अच्छा, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो क्या ये बचेगा, सिर्फ सिग्मा साइन 2 थीटा डी थीटा। अरे हाँ है ना, यही बचेगा ना, ठीक है। हालांकि मुझे दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी को इंटीग्रेट करेंगे, यही आना है, तो डी 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 आगे नहीं लिखते सबके, ठीक। इधर वाले को इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन लिमिट मुझे आप बताएंगे, लिमिट कहां से कहां रहेगी, ठीक है, लिमिट कहां से कहां मुझे लगानी चाहिए। सोचिए, देखिए बताने में कोई गलती नहीं है ना। कहां से लोअर लिमिट क्या होगी, शुरुआत कहां से हो रही है, थीटा से नहीं, 0 से। 0 से कितना जाएगा कि 180 कि 90, 180, ये आपको लगता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। जब आप 0 पे या 0 से जैसे आगे बढ़े, 0 से कोई भी एंगल ले रहे हैं, तो ये इधर वाला तो कवर हो ही रहा है, इधर वाला भी तो कवर हो जा रहा है। जब आप 90 तक पहुंचेंगे तो इधर उधर दोनों तरफ कवर हो जाएगा ना, तब तक में जब इधर डाकेंगे तो ये 2 बार बन जाएगा, ठीक है, नहीं समझे। अगर मान लीजिए थीटा पे ही देखे, थीटा एंगल पे आप बात करते हैं, तो इधर का तो कवर हुआ ही, पीछे का भी तो कवर हो गया, ठीक है। तो 90 तक जाएंगे तो धीरे धीरे आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे और पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो लिमिट कहां से कहां लगेगी, 0 से हाँ 90 या π/2, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है मेरे पास आएगी, सिग्मा को करेंगे बाहर, और ये 0, ये π/2, ये साइन 2 थीटा डी थीटा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन 2 थीटा का कॉस माइनस कॉस 2 थीटा, और कोई साथ में मैंने बताया था बेसिक वाले क्लास में कि अगर इसके साथ कोई कंपोनेंट जुड़ा तो उससे डिवाइड भी हो जाता है ना। तो बस आंसर आ चुका है आपका, यहां से हो जाएगा, ये सिग्मा ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा, देखिए अभी कुछ ध्यान से उतर रहा है मेरे, हाँ देखिए ध्यान में आ गया, ध्यान में क्या आ गया, अरे पाई से पाई कटा तो 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बचा रहा ना, नहीं बचा था, अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट बचा रहा, अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट बचा रहा, और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट में लगाऊंगा 0 से π/2। क्या ये क्लियर है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, कितना आ जाएगा, सुनिए एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या ये मेरे पास बनेगा कॉस π/2, यानी कॉस पाई, कॉस पाई -1 होता है, माइनस और -1, यानी कि अपर लिमिट रखने पे ये क्या बन गया 1, अपर लिमिट रखने पे ये 1 बन गया 1/2, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, फिर cos 0 भी 1 होता है वापस से, ठीक है। सुनिए, अच्छा आपको कंफ्यूज कौन कर रहा होगा, माइनस कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा, जो जिसमें वैल्यू रखी उसको रखिए, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लीजिए, माइनस को निकालिए अगर निकालने का आपका मन है तो, ठीक है ना, वरना अपर लिमिट रखिएगा, cos π/2, थीटा जगह π/2 रखेंगे, π/2 और यहां वाला 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos पाई बचेगा, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस cos पाई, और cos पाई होता है -1, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या बन गया +1, और नीचे 2 था, तो क्या रह गया यहां से सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या आ गया 1/2 आ गया, हाँ ना बोलिए, ठीक है। और सुनिए, जब 0 रखेंगे, अब मैं यहां पे लगाऊंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगाएंगे, 0 रखेंगे, cos 0 भी 1 होता है, लेकिन माइनस भी है, माइनस है ना, तो -1/2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा +1/2, हाँ या ना बोलिए, ठीक। तो आधा और आधा मिलके क्या हो गए, पूरा हो गए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सिंपल आ गई मेरे पास, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है अपना जवाब, ठीक है। सीखते रहिए, देखिए ये सीखने का काम है, ठीक है, आए नहीं बात की बात है, सीखते रहिए हमेशा, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसका था, ये तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो हेमिस्फीयर, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसका था, क्या था, बड़ा सा चार्ज शीट, ठीक, नोट कर लीजिए।
मैं देख लेता हूँ तब तक कमेंट वगैरह। अच्छा, विकास का कमेंट आया है। हाँ हाँ, मैंने आपको देख लिया है। ठीक है। आप लोग करते रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। विजिबिलिटी भी है, सारी चीजें क्लियर भी। अच्छा, मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अपना नया टॉपिक शुरू होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया, हम लोगों ने फील्ड पढ़ लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चीजें पढ़ ली, फोर्स और फील्ड। ठीक है, बस। हाँ, वो सब आगे है। गॉस लॉ, कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अभी सब आएगा। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, उन सभी में भी डिटेल में ही जाऊंगा। अभी मुझे लगता है कि कम से कम तो वहां पहुंचने में 15 लेक्चर लग जाएंगे। 15 हो गए, 15 और लग जाएंगे। नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं ना? ठीक है, क्योंकि हाँ, समझ आ जाएगा, ऐसा है ना। हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सभी और क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। जब मैं उनको ऐड करूंगा तो वो आपके नोट्स में रहेंगे, वो मेरे नोट्स में नहीं रहेंगे, फिर तब मैं आपके नोट्स फोटोकॉपी करा लूंगा। ठीक है, बढ़िया बनाइएगा। इसको कहते हैं गद्दारी। मेरे में जो चलाए नहीं है ना। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है। हम्म? हाँ हाँ, बढ़िया बना दिए। ऐसा मेरा बनाए होते तो कभी मना ना करते आपको। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। इंस्टीट्यूट झूसी प्रयागराज, हाँ ठीक है। बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस, इंट्रोडक्शन टू ऑल लाइफ प्रोसेस। लेक्चर 1 जरूर डाल दीजिएगा, है ना, कंफ्यूजन होती है इसमें। लेक्चर 1 डाल दीजिएगा, वहां पे मैं नहीं लिखता। हो गया, बहुत तेज, बढ़िया। नई हेडिंग दीजिएगा, पानी पी लीजिए फिर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए हेडिंग, स्टार्ट करें हम लोग। ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सुनिएगा। बेसिक से बताता हूं, जल्दी से आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, वर्क डन होता है आपका फोर्स, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डॉट डी एस, ठीक है। छोटे छोटे फोर्सेस चेंज हो रहे हो, है ना, हर फोर्सेस को मैंने कंबाइन किया, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे देखिए, अलग अलग फोर्सेस मैंने कंबाइन किया, ये क्या बना, डी डब्ल्यू बना, क्या बना, डी डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको मैं डेल्टा यू कहता हूं या डी यू कह देता हूं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अच्छा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है, इससे क्या आपको पता चल रहा है, अच्छा आप समझिए, समझाए, देखिए पेन है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, मैं हाथ हटा ले रहा हूं, ये ग्राउंड लेवल है, जहां पे पेन रखा है ग्राउंड लेवल है, ये मान लेते हैं कुछ एच हाइट है ना, फोर्स लगाया मैंने ऊपर की तरफ, तो बॉडी ऊपर जाएगी, फोर्स में ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, तो बॉडी ऊपर जा रही है, अच्छी बात है। अब सोचिए नीचे अब एक पहले से फोर्स लग रहा है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, नीचे फोर्स लग रहा है, बस मैं बॉडी को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, सुनिए वर्क डन एफ डॉट एस है ना, एफ डॉट एस, इसका मतलब क्या होता है, एफ डॉट एस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है, फोर्स इधर, डीएस डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, आपने बताया था मुझे, है ना, मैंने याद कर लिया, ठीक, कितना होता है -1, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, तो माइनस की वजह से यहां पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरी चीज लॉजिकली समझिए, फील करिए इसको, जब बॉडी यहां पे थी, इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी यहां पे आई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन आप देखिए, ठीक है, आप देखिए जरा इसको, ठीक है, तो जब बॉडी जो है वर्क डन फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, वर्क डन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन जब फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, और जब ये नीचे जा रही है, बॉडी जब नीचे जा रही है, ठीक है, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन इधर की तरफ हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है हमेशा मतलब आप समझ सकते हो उल्टा बिहेव कर रही है वर्क डन के हिसाब से, वर्क डन का उल्टा बिहेव कर रही है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो वर्क डन तो हो ही रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, यहां पे बढ़ जा रही है, नहीं समझ आया, फिर से बोलिए। हाँ, उनके बीच के, जब ये बॉडी जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, वो जीरो हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही आना है ना, ये इधर की तरफ काम कर रहा है, तो लेकिन हो क्या रहा है, आप ये सोचिए, जब बॉडी नीचे आ रही है वर्क डन हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो नेगेटिव साइन से मैंने शो करा है, जब बॉडी ऊपर जा रही है ना, बॉडी ऊपर जा रही है, अगेंस्ट फोर्स इधर लग रहा है ना, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ऊपर जा रही है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो ऊपर जाने पे बढ़ रही पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, नीचे जाने पे वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो इनके बीच का रिलेशन कैसा हो गया, एक माइनस से हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक, इसलिए एक माइनस साइन यहां पे आ जाता। और दूसरा मेन कारण जो बताया था, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर 180 डिग्री, तो माइनस आ जाएगा, ठीक, मैथमेटिकली समझना हो चाहे फील करना हो, जैसे भी आप समझे, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, तो मैं कह सकता हूं कि जो वर्क डन होता है ये होता है नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, जहां का मतलब होता है मुझे इनिशियल से मतलब है, मुझे फाइनल से मतलब है, मुझे पाथ से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे इनिशियल से मतलब है, मुझे फाइनल से मतलब है, ठीक है। तो जब भी वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ चीजें और हैं फोर्स के, उसको भी बता देते हैं। क्या कोई डाउट?
आप कहाँ पढ़ रहे हैं? आप झांक रहे थे तो हमें लगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कर लीजिए कर लीजिए। हो गया ठीक। तो डी डब्ल्यू ये हो गया नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं बताता हूं, तो डी डब्ल्यू जो है, डी यू जो है, ये है डेल्टा यू, इंटीग्रेट होकर बन गया डेल्टा यू, और ये है नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, ये इंटीग्रेट होकर बन गया डी यू डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा मतलब थोड़ा बड़ा चेंज। और ये क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू के। ठीक है, ये हो जाएगा ना, डेल्टा यू चेंज इन यू कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज में यही देखते हैं। अगर मैंने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इंटीग्रेशन यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले बॉडी जहां पे थी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक, बस इतनी सी बात है। ये बेसिक है, 11th में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अभी 12th हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, मतलब ये 11th का कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, और नोट में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मुझे फोर्स को दिखाना है, फोर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फोर्स जो होता है, अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी होता है। और अभी ये आप जानते रहिए, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इस पे करा दूंगा, हालांकि 11th में पढ़ाया है, बट आप यहां पे जानते रहिए। ठीक है, ये भी हो जाता है जब पार्शियल आपके पास, मतलब कि जैसे कि कोई वेरिएबल आ गया, ये मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स में है। ठीक है, कोई वेरिएबल फंक्शन जो है किसी वेरिएबल एक्स में लिखा हुआ है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कभी कभार क्या होता है, जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर टू जे कैप, ऐसे टाइप का कुछ लिखा हुआ है, एक्स भी है वाई भी है। ऐसे चीजों को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसको यूज करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है आपका, यानी सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा कुछ होता है एक वेरिएबल में। ठीक है, तो काम हो जाता है। लेकिन जब वेरिएबल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हम पार्शियल को यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, आपके लिए भी ये नया हो सकता है, बाकी मैंने 11th में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है लोगों को। ठीक है, हाँ हाँ, 11th की बुक में था, मैंने पढ़ाया भी 11th में, बट अभी ये जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करा जाता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है, जैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व होता है वैसे ये भी होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, ये तो मान लीजिए आपका बेसिक हो गया। ठीक, बेसिक में आपको पता चला कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये जो होता है ये वर्क डन के बराबर होता है ना, एफ डॉट डी एस जो होता है वर्क डन ही होता है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू, या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मेरे पास एक पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल मेरे पास ये है Q1, ये पार्टिकल है मेरे पास Q1 जो कि क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये हिल नहीं सकता है, ये Q1 पार्टिकल फिक्स्ड है।
और कुछ दूरी पे मेरे पास दूसरा पार्टिकल रखा है Q2। ये पार्टिकल है Q1, ये पार्टिकल है Q2, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। R1 है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है, सुनिएगा, ये दो पार्टिकल्स है, इनकी इनिशियल दूरी R1 है। अब इस पार्टिकल को मैंने आगे तक, मतलब पार्टिकल को आगे तक ले गए, इनकी दूरी, अब इनके बीच की दूरी R2 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहां से यहां की जब दूरी, ये पार्टिकल आगे बढ़ा तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल की जो दूरी है अभी ये R2 हो चुकी है, ठीक है। दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी अब R2 हो चुकी है, ठीक। तो पार्टिकल जो है मेरा वो यहां से यहां तक मूव किया। पार्टिकल जब यहां से यहां तक मूव किया तो फोर्स के, तो जो फोर्स होगा या फिर जो फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? वेरी करेगा ना, थोड़ा सा इधर आएगा फोर्स, फिर चेंज होगा, थोड़ा सा इधर आएगा फिर चेंज होगा। तो अगर फोर्स वेरी कर रहा है, यानी कि वेक्टर वेरी कर रहा है, तो मुझे सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, है ना। सारे फोर्सेस को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि यहां पे कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है? जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने एक x दूरी पे dx एलिमेंट ले लिया। क्या किया, x दूरी पे dx एलिमेंट ले लिया अपने हिसाब से, ठीक है। लिमिट फिर R1 से R2 लगा के पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। तो एक तो मुझे पता करना पड़ेगा ना, एक तो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए जो फोर्स होगा, फोर्स कितना हो जाएगा, क्या फोर्स होगा KQ1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया, और ये हो गया dx, ये हल्का सा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन यहां पे आने से रहा, है ना। और इसकी लिमिट कहां से कहां जाएगी, R1 से R2, ठीक है। अब इसको जरा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, यानी कि KQ1 Q2 इंटीग्रेशन में बचेगा मेरे पास 1/x स्क्वायर इंटू dx, और ये R1 है, ये R2 है। तो मुझे जल्दी से आप बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कि -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो जाता है -1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा KQ1 Q2 इंटीग्रेट करने पे -1/x, लिमिट लगेगी R1 से R2। अच्छा, तो इसी को मैं क्या ये लिख सकता हूं, KQ1 Q2, ठीक है। अपर लिमिट रखेंगे तो 1 ये माइनस में आएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 अपॉन -1/R1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के देख लीजिए, R2 वाला माइनस में आएगा और माइनस की वजह से प्लस में हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/R1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 1/R2, ठीक है। ये इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो क्या बन जाएगा ये KQ1 Q2 बाई R1 माइनस KQ1 Q2 बाई R2, सही है, ठीक है। क्या KQ1 Q2 ये जो है ये मेरा इनिशियल था, क्या ये इनिशियल था? इनिशियल इतना ही था ना दोनों के बीच में, इनिशियल दोनों के बीच में ये था। इसको मैं UI से शो कर सकता हूं, ठीक है। और ये क्या है, UF, यानी कि U फाइनल, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे पता चला कि ये है UI माइनस UF के बराबर, जो कि मैंने बताया भी था ऊपर, UI माइनस UF वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होता, वही मैंने यहां पे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम जनरल केस इसका देखते हैं। फिलहाल पहले आप इतना नोट करेंगे, बस इतना जानते रहिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है F.ds होता है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर निकाला था, ठीक है। और ये जो होता है ये आपकी आ जाती है किसके बराबर, UI माइनस UF के बराबर होता है, ठीक है। UI माइनस UF के बराबर होता है, तो ये नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो केस देखने हैं। ये छोटी सी जगह बता देता हूँ ना, छोटी जगह है मेरे पास, तो यूज कर लेते हैं इसको। बहुत ध्यान से सुनिए, Q1 भी आपको पता है, Q2 भी आपको पता है, स्पेस में कहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो Q2 चार्ज है ये स्पेस में बहुत दूर रखा हुआ है, कितनी दूर, बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। यानी कि R जो है वो किसको टेंड कर रहा है, अगर ये एक R डिस्टेंस अगर वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे होगी वो कितनी होगी,
हाँ बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, हो गया। ठीक है, बस ये थोड़ा सा है ना, आर जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये समझ आया। अब सुनिए, है ना, क्योंकि पूरा एक कॉन्सेप्ट है तो पूरे को एक में ही मुझे करना पड़ेगा। ये इधर कर देते हैं, हाँ यहाँ पे, अगर आर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो यू जो है वो इसको टेंड करे। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो आर टू है वो कहां टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। आर टू मेरा इन्फिनिटी को, यानी कि दूसरा पार्टिकल बहुत दूर रखा है, तो मेरा यू भी जो है वो किसको टेंड करेगा, यू फाइनल भी, इसको यू फाइनल बोले तो यू फाइनल भी जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां से कि यू आई माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये टर्म जीरो हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये पूरा जीरो हो गया टर्म, है ना, यूएफ पूरा जीरो हो चुका है। तो मुझे यहां से पता चला कि जो यू आ रहा है वो आ रहा है के क्यू वन क्यू टू अपॉन, है ना, आर वन आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, ये मेरे पास आ रहा है। अब सुनिएगा, ये केस कब है, जब दूसरा वाला पार्टिकल इन्फिनिटी को टेंड कर चुका है। ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड कर चुका है ना। तो यहां से मुझे पता चला कि जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये Q1 चार्ज रखा है, ये Q2 चार्ज रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। Q1 चार्ज Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो इसको मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं, फोर्स नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, होगा ना। ठीक, ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर, और इसको कहा जाता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, है ना, ये होता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस या इंटरेक्शन ऑफ, हाँ ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस भी आप कह सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ओवरऑल यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी आर है, उनके बीच की दूरी आर है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। उनकी क्लास कल नहीं रहेगी, परसों रहेगी, उनकी क्लास परसों रहेगी ना। आज आई थी तो, क्योंकि एक एक दिन पे रहती है अल्टरनेट। ठीक, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, इसको ये लिख लीजिएगा ना, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये ज्यादा बेटर लगेगा, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, अभी नहीं करिएगा मेरी क्लास। अभी इसको हम एक मेथड से और बताएंगे जो आपकी बुक में है ना, कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाते हैं तो आपको फिर से पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी यही होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आराम से। क्या आप इस बात को फील कर पाए हैं, ये यू आई जो है, ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन, ये एक्चुअली है क्या, है ना, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कुछ तो एनर्जी होगी। यू इनिशियल मतलब क्या है, जो एनर्जी रही होगी उसकी बात हो रही है। तो दो चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, यू आई का मतलब आर वन डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस है ना, दो चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, बस इतनी ही फील है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको लिखिएगा इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। चलिए, तो अभी तो बहुत कुछ है, वो हम लोग कल स्टडी करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, कल आते टाइम, कल तो क्लास रहेगी ना आपकी, हाँ, तो कल आते टाइम आप उसको ध्यान दीजिएगा कि वो पढ़ लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इन दोनों को पढ़ के बैठिएगा। ठीक।
हाँ इंटरेक्शन ये वाला, हाँ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है और मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, और दोनों के केसेस देख लीजिएगा कब कौन सा लगता है, क्योंकि उसी पे बेस्ड कल क्वेश्चन रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास को यहीं रखते हैं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में सभी से।